अभी जो टॉपिक करने वाले हैं वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईएम वेव। ईएम का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख ले। फर्स्ट नंबर कैरेक्टरिस्टिक्स है इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय, जो इक्वेशन जो होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की, वो हम कैसे डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे डिनोट करते हैं E इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा t माइनस के एक्स एंड B इज इक्वल टू B नॉट साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, क्योंकि ये वेव की इक्वेशन है तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को वेव के रिस्पेक्ट में दिखाया है। इसमें E नॉट यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू, B नॉट यानी बी मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू, ओमेगा, यहाँ ओमेगा क्या है, तो ओमेगा को हम लोग नाम देते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है उसकी फॉर्मूला होती है ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। इसके बाद जो सेकंड है वो है के। जो के तुम्हें दिख रहा है एक्स के साथ के है, किसी को याद है के क्या होता है, कॉल्ड वेव वेक्टर। और वेव वेक्टर की जो फॉर्मूला होती है वो होती है 2π/λ, जहाँ लेमड़ा का मतलब होता है वेव लेंथ। समझ में आया बेटा सबको बात? किसी को डाउट यहाँ तक? दूसरी बात, सेकंड थिंग, EM waves are transverse wave। तो मैं याद दिला दूं, वेव के दो टाइप होते हैं, एक होता है ट्रांसवर्स वेव और दूसरे होते हैं लॉन्जिट्यूडनल वेव। दोनों में फर्क क्या होता है? ट्रांसवर्स वेव मतलब जब प्रपोगेशन एंड ऑसिलेशन परपेंडिकुलर हो, जब प्रपोगेशन ऑसिलेशन परपेंडिकुलर हो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। और दूसरा था लॉन्जिट्यूडनल वेव। लॉन्जिट्यूडनल मतलब जब प्रोपोगेशन और ऑसिलेशन परपेंडिकुलर हो उसे हम बोलते हैं लॉन्जिट्यूडिनल वेव। तो यहाँ पे ट्रांसफर वेव है, मतलब जिस साइड प्रोपोगेशन होता है उसके परपेंडिकुलरली ऑसिलेशन होता है। क्लियर? थर्ड थिंग, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इज गिवन बाय, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इज गिवन बाय, तो एक डायरेक्शन याद रखना क्या होती है, प्रोपोगेशन, द वेव किस तरफ जाएगी, तो प्रोपोगेशन इज ऑलवेज इक्वल्स टू E क्रॉस B। क्या होता है वो? इट्स E क्रॉस B, जहाँ E मतलब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, B मतलब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है y एक्सिस यानी j कैप, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है z एक्सिस यानी k कैप। तो j कैप क्रॉस k कैप क्या होता है? j क्रॉस k। इसका मतलब प्रोपोगेशन किस एक्सिस में होगा? x एक्सिस में होगा। गॉट इट? उसके बाद स्पीड ऑफ EM वेव, दूसरी भाषा में उसको बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट। EM वेव या लाइट की स्पीड। तो स्पीड ऑफ वेव में एक तो स्पीड होती है c इक्वल्स टू, याद रखना, लेमड़ा f, सिंपल में लेमड़ा इंटू f, दोनों का प्रोडक्ट। दूसरा होता है c इक्वल्स टू
ओमेगा अपॉन के, ओमेगा अपॉन के, इन दोनों का रेशियो लोगे तो भी ये आएगा। और तीसरी भी एक न्यू बात याद रखना, C इज इक्वल होता है E बाय बी, या इसको E नॉट अपॉन बी नॉट भी लिख सकते हैं, यानी इट्स अ रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। और इसका डेरिवेशन हमने किया था चैप्टर नंबर 4 लॉरेंस फोर्स में, क्लियर। उसके बाद एक और फॉर्मूला होती है वो याद रखना, C इज इक्वल होता है 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। जो अपने पास म्यू नॉट एप्सिलॉन होता है ना कांस्टेंट, जब म्यू नॉट क्या होता है, permeability of vacuum, it's 4 pi into 10 raised to minus 2, और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है 8.85 10 raised to minus 12। ये वैल्यूज जब हम इसमें पुट करेंगे तो इसका भी आंसर कितना आएगा 3 into 10 raised to 8। लेकिन ये तो पूरा वैक्यूम हुआ, लेकिन मुझे फाइंड करना हो वेलोसिटी ऑफ वेव इन अ मीडियम। तो मीडियम के लिए फॉर्मूला बन जाती है v इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन। ये म्यू नॉट था, एप्सिलॉन था वैक्यूम था, म्यू एप्सिलॉन क्या होंगे मीडियम। मतलब यहाँ पे म्यू और एप्सिलॉन क्या है वो देख लो। म्यू क्या है, परमीएबिलिटी ऑफ मीडियम, और एप्सिलॉन क्या है, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब हमने चैप्टर नंबर 2 में ये फॉर्मूला पढ़ा था एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी, जो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको हम के भी बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एंड म्यू आर क्या होता है, इट्स म्यू अपॉन म्यू नॉट। याद है फॉर्मूला दोनों? हाँ बेटा याद है। यस सर। अब ये फॉर्मूला हम इसमें डाल देंगे v में। तो वेलोसिटी इन मीडियम, t इन मीडियम, तो वेलोसिटी इन मीडियम कैसे निकालेंगे, v इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट, ये है म्यू और एप्सिलॉन, तो यहाँ पे म्यू को सब्जेक्ट बना, तो म्यू क्या मिलेगा म्यू नॉट म्यू आर। फिर यहाँ पे एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन को सब्जेक्ट बनाओ, क्या मिलेगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। समझ में आया बेटा क्या किया हमने यहाँ पे, म्यू की जगह ये वैल्यू डाल दी और इसकी जगह ये। इसमें इसको कैसे लिखेंगे 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट साथ में, म्यू आर एप्सिलॉन आर साथ में। तो हमने अभी ऊपर देखा 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन क्या था, सी था, तो यहाँ पे डाल देंगे सी डिवाइड बाय म्यू आर एप्सिलॉन आर। वैसे हम एप्सिलॉन आर को के भी बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं म्यू आर इनटू के, ये इस तरफ। तो म्यू आर इनटू के इज इक्वल टू मिलेगा सी बाय वी। तो मैं पता सी बाय वी हमने पहले कहीं पढ़ा हुआ है, क्या होता है सी बाय वी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n। वेरी गुड, इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n। तो किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे डिफाइन करेंगे, इट्स म्यू आर इनटू के। आई बात समझ बेटा, क्लियर एवरीवन। ये द स्पीड ऑफ लाइट। इसके बाद टर्म आता है when electromagnetic radiation is incident, when electromagnetic radiation incident on a surface, it produce pressure on surface, pressure on surface, which results is
which results increase the momentum of surface. जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी भी सरफेस पे इंसिडेंट होती हैं तो वहां पे क्या जनरेट करती है, प्रेशर, और प्रेशर की वजह से उसकी मोमेंटम क्या होता है, राइज होता है। और मोमेंटम कितना राइज होता है, तो मोमेंटम होता है P इज इक्वल टू E/c, जब P मतलब मोमेंटम में चेंज या मोमेंटम राइज बोल सकते हो, E मतलब एनर्जी ऑफ रेडिएशन, एनर्जी ऑफ रेडिएशन की एनर्जी, और C तो तुम्हें पता है वेलोसिटी ऑफ लाइट, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये फॉर्मूला हम कब यूज करते हैं, जब क्या हो, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन, रे पूरी की पूरी एब्जॉर्ब हो जाए, तब हम यूज करेंगे P इज इक्वल टू E/c। दूसरे में इसमें ये भी होता है P इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ E/c। ये कब, जब क्या हो, कंप्लीट रिफ्लेक्शन, अगर वेव पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट हो जाती है तब हम 2 टाइम्स यूज कर लेंगे। तो चेंज इन मोमेंटम, और तुम्हें पता है अगर हम फाइंड करें फोर्स, तो फोर्स कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, F इक्वल्स टू मोमेंटम चेंज अपॉन टाइम। तो बस टाइम से दिया होगा तुम्हें, टाइम के रिस्पेक्ट में तुम इसको डिवाइड करना है। समझ में आया बेटा बात, क्लियर एवरीवन? यस सर। तो फटाफट पहले ये लिख लो, मुझे मैसेज करो। अभी ये कितनी 5 हुई ना, अभी 2 या 3 और बाकी होंगी, लिख लो अच्छे से फास्ट। उसके बाद जो टॉपिक है पूरा ध्यान, वो है RMS वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। RMS वैल्यूज, RMS समझते हो, रूट मीन स्क्वायर। तो अभी हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड ऑन टाइम फंक्शन, मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड ऑन टाइम फंक्शन, क्योंकि आरएमएस वैल्यू क्या होती है, उसको बोलते हैं ई आर एम एस इज इक्वल टू इट्स ई नॉट अपॉन रूट टू। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड की आरएमएस क्या होगी, बी आर एम एस इज इक्वल टू बी नॉट अपॉन रूट टू, क्योंकि साइन का स्क्वायर करेंगे उसका जो एवरेज होता है वो 1/2 होता है, फिर आपस रूट कर देंगे तो 1/√2 हो जाएगा। जैसे आई आर एम एस था आई एम अपॉन रूट टू, वैसे ही ई आर एम एस और बी आर एम एस की वैल्यू है। क्लियर? 7th थिंग, पूरा ध्यान, energy density of EM wave, energy density। और पूरा जन यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो याद है इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी क्या थी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। वेरी गुड। उसको बोलेंगे रो ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, लेंगे ई में हम आरएमएस वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। फिर एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितनी है बोलो, बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। वेरी गुड। For that rho b equals to it's b square RMS अपॉन 2 म्यू नॉट, ठीक है। फिर हम फाइंड करेंगे एनर्जी डेंसिटी ऑफ EM वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होगा, दोनों का एडिशन, रो इक्वल्स टू, एडिशन करेंगे रो ई क्या होगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आरएमएस प्लस
बी स्क्वायर आर एम एस अपॉन म्यू नॉट। समझ में यहाँ तक बात? दोनों का एडिशन कर दिया हमने। तो इसमें ये वाली जो फॉर्मूला थी तुम्हें याद होगी, E अपॉन बी इज इक्वल टू क्या होता है, C। तो यहाँ पे B की जगह सब्जेक्ट बनाया तो मिलेगा ई आर एम एस अपॉन सी, तो वैल्यू बन जाएगी रो इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आर एम एस प्लस बी स्क्वायर की जगह डालेंगे ई स्क्वायर आर एम एस अपॉन सी स्क्वायर। क्लियर? एक और चीज मिस कर मैं 2 बाकी रह गया। पता चला यहाँ पे क्या किया, बी की जगह डाल दिया ई अपॉन सी। अच्छा, सी की मैंने ये तुम्हें फॉर्मूला लिखवाई थी, इट्स 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो सी स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आर एम एस प्लस हाफ ई स्क्वायर आर एम एस अपॉन म्यू नॉट, यहाँ पे है सी स्क्वायर जगह डाल देंगे ये 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन ऊपर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आर एम एस प्लस हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आर एम एस। अगर ध्यान से नोटिस करो तो अपने पास बी स्क्वायर आर एम एस बाय 2 म्यू नॉट था, वो बन गया हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर आर एम एस। इसका सिंपल मीनिंग क्या हुआ कि बी स्क्वायर आर एम एस अपॉन 2 म्यू नॉट इज इक्वल टू है ई स्क्वायर आर एम एस, सॉरी एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आर एम एस, मतलब एनर्जी डेंसिटी किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड की इन ईएम वेव सेम है, तो हाफ प्लस हाफ हो जाएगा 1, तो टोटल हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आर एम एस। तो एनर्जी डेंसिटी फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये होगी। या मैग्नेटिक फील्ड में लिखना हो तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट्स बी स्क्वायर आर एम एस अपॉन म्यू नॉट। क्लियर? समझ में आ गई सबको बात बेटा? क्लियर एवरीवन? किसी को डाउट? No, sir. इसके बाद एक और टर्म आता है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी बोले तो वो होता है आई इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन एरिया अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन एरिया अपॉन टाइम, या इसको लिखते हैं कभी कभी पावर अपॉन एरिया। पी मींस पावर। क्यों पावर? क्योंकि एनर्जी अपॉन टाइम पावर होता है। अगर मैं इस फॉर्मूला में ऊपर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई, नीचे भी डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दूं तो एरिया इंटू डिस्टेंस बन जाता है वॉल्यूम, एरिया डिस्टेंस बन जाए वॉल्यूम, डिस्टेंस अपॉन टाइम बन जाता है वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या बन जाएगा यहाँ पे, वेलोसिटी। फिर आई सेम एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, ऐसे एनर्जी अपॉन वॉल्यूम का मतलब होता है एनर्जी डेंसिटी बन जाएगा रो, रो का मतलब क्या होता है, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो आई यानी इंटेंसिटी की फॉर्मूला क्या हो जाएगी, रो इंटू सी, और रो कहां से निकालेंगे, ये फॉर्मूला से, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आर एम एस। समझ में आया बेटा बात? तो ये मैंने फॉर्मूला लिखी है सारी तुम्हें याद रखनी है, लिख लो फटाफट, लिख के मैसेज करो मुझे फास्ट।